चलिए, पिछले वीडियो में मैंने माध्यमिक का हिंदी का सजेशन दिया था आप लोगों को। आज उच्च माध्यमिक जो 2022 में होने जा रहा है उसका सजेशन मीन्स मुझे जो लग रहा है कि ये सब प्रश्न आ सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे पढ़ने का तो आप लोग पूरा पढ़िएगा, किताब जो भी है आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आपके सर लोग जैसा भी कहते हैं वैसा कीजिएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि हाँ, ये को मैं आपको आज इस वीडियो में दे रहा हूँ। दिया था आप लोगों को। आज उच्च माध्यमिक जो 2022 में होने जा रहा है उसका सजेशन मीन्स मुझे जो लग रहा है कि ये सब प्रश्न आ सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ऐसे पढ़ने का तो आप लोग पूरा पढ़िएगा, किताब जो भी है आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आपके सर लोग जैसा भी कहते हैं वैसा कीजिएगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि हाँ, ये प्रश्न आ सकते हैं, वो मैं आपको जो क्वेश्चन पैटर्न होता है आप लोगों का एचएस में हिंदी का, तो हो सकता है बहुत सारे लोग वो क्वेश्चन पैटर्न अभी तक देखे नहीं हैं या जानते नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न आप लोगों को समझा दूं। आप लोगों का 2 पार्ट में आता है हिंदी का क्वेश्चन पेपर, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट ए में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट बी जो होता है उसमें आपका एमसीक्यू और एसएक्यू, ये पार्ट बी का होता है, एमसीक्यू एसएक्यू, ठीक है। तो एमसीक्यू एसएक्यू के लिए कोई सजेशन हो ही नहीं सकता, और जो लोग किसी भी सजेशन को बेस करके एमसीक्यू एसएक्यू तैयार करके जा रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू एसएक्यू कहीं से भी दे सकता है। इसलिए एमसीक्यू एसएक्यू का सजेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ पर आपको थोड़ा आसान हो जाएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देने से, वो पार्ट है आपका पार्ट ए, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक चैप्टर में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो देखा जाएगा कि एक कविता ही है मान लीजिए, तो एक कविता में बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो कौन कौन सा पढ़े। अब अगर 6 कविता है तो अगर एक कविता में 5-5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो 30 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो उतना आपसे याद होगा ही नहीं। तो मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो लग रहे हैं मुझे, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन इसको इस हिसाब से मत लीजिएगा कि बस यही पढ़ के हमको एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। तो पार्ट ए में आपका जो पहला नंबर प्रश्न होता है उसमें होता है क्या कि 2 खंड दिए रहेंगे, खंड क और खंड ख, और करना क्या होता है कि दोनों खंड में से किसी एक खंड को चुन लीजिए और उस एक खंड के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो खंड क में 2 प्रश्न रहेगा, खंड ख में 2 प्रश्न रहेगा। अब अगर आप खंड क को टच करते हैं तो खंड क के दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और अगर खंड ख टच करते हैं तो उसका दोनों प्रश्नों का उत्तर देना। ऐसा नहीं कि खंड क से एक किए और खंड ख से एक किए, ठीक है, ऐसा नहीं। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही खंड से देना है। तो खंड क जो है वो आपका 2 निबंध है एचएस में, कुटज और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। जनरली मैक्सिमम ईयर्स में देखा गया है कि इन दोनों निबंध से खंड क में क्वेश्चन दिया जाता है। एक क्वेश्चन रहेगा ब्रॉड टाइप की, प्रश्न दिया रहेगा, और एक रहेगा व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब उस गद्य की कोई पंक्ति उठाकर रख दी जाएगी और आपको उस पंक्ति को की सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। तो कुटज से और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, इन दोनों से 2 प्रश्न खंड क में आते हैं, जनरली आते हैं। लेकिन इस बार आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन पैटर्न का कोई गाइडलाइन नहीं आया है बोर्ड की तरफ से, तो यहाँ पर हो सकता है कि खंड क में आपका कुटज से लॉन्ग क्वेश्चन और कुटज चैप्टर से ही व्याख्या दे दे, इस तरीके से इस खंड को पूरा करें, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम सोचें तो खंड क के लिए आपको क्या तैयारी करना है। खंड क में मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं खंड क के लिए।
जो कुटस से लॉन्ग क्वेश्चन तो कुटस से आएगा ही 5 नंबर का, और जो व्याख्या दिया रहता है सप्रसंग व्याख्या, वो कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी है, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत ईमानदारी है नहीं सिलेबस में, तो वो कुटस से ही व्याख्या दे सकता है। तो उस हिसाब से मैंने तैयार किया है। खंड का में कुटस से क्वेश्चन है। अब आप लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी और पेन, और इसको नोट कीजिएगा जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो कुटच से पहला प्रश्न मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला प्रश्न है, कुटच के संबंध में द्विवेदी जी के विचारों को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कुटच शब्द की उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर कुटच की विशेषताओं की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है, कुटच अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है, ये कथन है, और इस कथ्य को प्रमाणित कीजिए। चौथा प्रश्न है, कुटच निबंध के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। ये 4 प्रश्न कुटच से आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें से तो एक लॉन्ग आपको मिल ही जाएगा, 5 नंबर का काम हो जाएगा। अब जो दूसरा सप्रसंग व्याख्या है खंड क में, उसमें व्याख्या का कोई सजेशन देना वो सही नहीं होता, क्योंकि व्याख्या में कहीं से भी कोई भी पंक्ति उठाकर दी जा सकती है। तो व्याख्या के लिए आपको चैप्टर को अच्छी तरह से अगर आप रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अपने सर लोगों से, टीचर से, तो आप सप्रसंग व्याख्या खुद करके आ सकते हैं। उसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तरीका सीख जाना होगा आपको कि सप्रसंग व्याख्या कैसे किया जाता है। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए कोई क्वेश्चन पंक्ति देना वो सही नहीं होता। फिर भी मुझे जो लग रहा है कि हाँ, कुटच शीर्षक पाठ से जो पंक्तियाँ व्याख्या के लिए दी जा सकती हैं, तो वो कुछ पंक्तियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे आप लोग ये व्याख्या पूरा पढ़ के जाइए कुटच से। और व्याख्या पढ़ने से क्या होगा आपका कि MCQ में भी और SAQ में भी काम आ जाएगा। व्याख्या अगर आप पढ़ेंगे कुटच चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िएगा तो MCQ में भी काम आएगा, SAQ में भी काम आएगा, और जो व्याख्या मूलक प्रश्न आएंगे, सप्रसंग व्याख्या आएगा, उसमें भी काम आ जाएगा। फिर भी प्रश्न सुन लीजिए। पहला प्रश्न है, कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर ... ग्रहों की खुशामद नहीं करता। ये 3-4 पंक्ति है, उसको मैंने शॉर्ट करके लिखा है। कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर ... ग्रहों की खुशामद नहीं करता। ये किताब से आप लोग देख लीजिएगा इस पूरी पंक्ति को, बीच में मैंने काट दिया है। दूसरी पंक्ति है, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। इसकी सप्रसंग व्याख्या। तीसरा प्रश्न है, पंक्ति है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। तो ये 3 पंक्तियाँ अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, इनकी व्याख्या। और वैसे मैंने क्या कहा, व्याख्या के लिए आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ के जाना है, ठीक है। अब खंड क अगर इस पैटर्न पर प्रश्न आता है आप लोगों के HS एग्ज़ाम में कि कुटच से ही लॉन्ग और कुटच से ही व्याख्या, तो इतना ये करने से ही हो गया। अब आपको खंड ख में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में है ना, पहले नंबर प्रश्न में है कि किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अगर आप खंड का टच कर रहे हैं तो दोनों देना होगा, खंड ख टच कर रहे हैं तो दोनों देना होगा। अगर खंड का में हो गया है दोनों, तो फिर आपको खंड ख में जाना ही नहीं है। लेकिन पैटर्न पता नहीं है कि कैसा बनाया जाएगा इस पार्ट के लिए विशेषकर, तो थोड़ा सपोर्टिंग कि आपका छूटे नहीं, उसके लिए जो खंड ख है, खंड ख में आपकी 3 कहानियाँ हैं आपके सिलेबस में। मलबे का मालिक, तो उसको नशा, और भाई बहन, इन तीनों कहानियों से जनरली क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसमें भी वही रहता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और एक व्याख्या रहेगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए इस पार्ट में भी, खंड ख में। तो खंड ख में इस सपोर्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि खंड ख में अगर ऐसा दोनों नहीं हुआ तो आपको खंड ख में जाना पड़ेगा करने के लिए। तो खंड ख में आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन होगा आपका मलबे के मालिक से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है इस बार। तो मलबे का मालिक
से पहला प्रश्न हो सकता है कि मलबे का मालिक कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अथवा इसी प्रश्न को अथवा के रूप में दिया जाएगा, मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन की त्रासदी की कहानी है, समीक्षा करें। ठीक है। दूसरा प्रश्न, मलबे का मालिक कहानी में मानवीय मूल्यों का विघटन उजागर होता है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। चौथा प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के आधार पर गनी मियाँ का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, ये 4 लंबे प्रश्न 5 मार्क्स के मलबे के मालिक कहानी से आप पढ़ लीजिएगा। अगर पिछली बार एग्ज़ाम होता 2021 में तो और भी सुविधा होता ये सजेस्ट करने में कि इस बार आपका, और सिलेबस अगर रिड्यूस नहीं हुआ होता, दोनों बातें, कि पिछली बार एग्ज़ाम हुआ होता और अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होता तो आपको इतने सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं पढ़ने पड़ते। बस खंड क से ही केवल 2 चैप्टर का, एक चैप्टर से लॉन्ग देता, एक चैप्टर से व्याख्या देता। बस इन 2 चैप्टर का कर लेने से ही आपका ये 10 नंबर का काम हो जाता। लेकिन समस्या ये है कि पिछली बार एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2020 में लास्ट हुआ है एग्ज़ाम, सिलेबस भी रिड्यूस किया है, इसलिए क्वेश्चन पैटर्न में चेंजिंग हो सकता है। और चूँकि एक जनरली एक नियम देखा जाता है पेपर्स में कि पिछले ईयर्स जो क्वेश्चंस आ चुके हैं लॉन्ग, वो फिर रिपीट नहीं किए जाते नेक्स्ट ईयर। तो उस हिसाब से अगर 2021 में एग्ज़ाम हुआ होता तो ये पता चल जाता कि हाँ इस बार इस चैप्टर से प्रश्न नहीं आएगा। चूँकि 2021 में हुआ नहीं एग्ज़ाम, 2020 में हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि 2020 में जो हुआ है वो लास्ट ईयर हो गया आप लोगों के हिसाब से, तो 2020 में जो प्रश्न आए थे उसको रिपीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये भी एक शंका है। इसलिए छूटे नहीं एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न, आप पूरा 80 मार्क्स का हिंदी टच करके आइए। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ जा रहा है। और वैसे ज़्यादा मतलब ये तो सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप किताब में गाइड में जाइएगा तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए खंड ख में मलबे के मालिक से जहाँ तक उम्मीद है लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। और व्याख्या कहानी से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक व्याख्या क्वेश्चन रहता है। तो व्याख्या से दिया जा सकता है भाई बहन चैप्टर। ठीक है, तो भाई बहन चैप्टर से व्याख्या आएगा। तो मैंने क्या कहा, व्याख्या वाला कोई भी पार्ट जो है, व्याख्या वाले किसी भी पार्ट को आप पूरी अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिए। व्याख्या आप खुद भी कर सकते हैं, हिंदी में रटना नहीं पड़ता। हिंदी में तो सजेशन लॉन्ग क्वेश्चन का होना ही नहीं चाहिए अगर सही तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हिंदी आप पढ़ते हैं, आपकी अपनी मातृभाषा है, चैप्टर समझ लिए आप खुद से लिख सकते हैं। बस टीचर थोड़ा गाइड कर देगा कि हाँ आंसर लिखा कैसे जाए, किसी प्रश्न का किस तरीके से लिखा जाए, तो आप खुद लिख सकते हैं। इसके बावजूद भी वो कहावत है कि घोड़ा देखे खोड़ा बांग्लाते, आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप लोगों को थाली सजा कर दे दिया जाए और आप खा लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए व्याख्या भाई बहन से आ सकता है। तो व्याख्या में कुछ मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, पहला व्याख्यामूलक प्रश्न, मतलब वो सप्रसंग व्याख्या का पहला पंक्ति, इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं ... पर तब भी चेत नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरी पंक्ति आपको किताब में मिल जाएगी, किताब में देख लीजिएगा, 3-4 पंक्ति है ये। ठीक है, दूसरा जो दूसरे किसी को नीचा दिखाना चाहता है वह पहले आप ही नीचा देखता है। तीसरा, यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, और चौथी पंक्ति, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ली सही। उसके बाद और भी है वर्ड्स, हम वहाँ ... कर दिए हैं, पेट भर खाने को मिल जाए। ये 3-4 पंक्ति थी, उसको शॉर्ट में। हाँ ठीक है। 5वां, आज तुम लड़के हो कल तुम ही युवा पुरुष हो जाओगे ... देश की बहुत भलाई कर सकोगे। ये 5 पंक्तियाँ मुझे लगा कि हो सकता है अगर व्याख्या आए
भाई बहन से, तो ये 5 पंक्तियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये गद्य खंड हो गया। फिर दूसरा जो प्रश्न रहता है आपके पेपर में वो पद्य खंड से आता है। उसमें भी 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। उसमें भी वही सिस्टम है कि खंड क को अगर टच करोगे तो खंड क के दोनों प्रश्नों के उत्तर, अगर खंड ख टच करोगे तो खंड ख के दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसका मतलब आप किसी एक खंड का आपको करना है। ठीक है, दोनों प्रश्न। इसमें भी जनरली देखा गया है पिछले कुछ सालों के एग्जामिनेशन पेपर में कि आपकी जो कविताएं हैं, जितनी सारी कविताएं हैं, उनमें से तुलसीदास के पद और कबीर के पद, इन दोनों चैप्टर से खंड क का प्रश्न तैयार किया जाता है। एक साल कबीरदास के पद से लॉन्ग क्वेश्चन देगा और उसी साल तुलसीदास के पद से व्याख्यामूलक प्रश्न देगा, सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, फिर अगले साल उलट देगा, तुलसीदास से लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, कबीरदास के पद से व्याख्यामूलक दे देगा। ऐसा जनरली होता है। ठीक है, लेकिन वही बार बार कह रहा हूँ, रिड्यूस सिलेबस, लास्ट ईयर एग्ज़ाम ना होना, ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर रिस्क नहीं लिया जा सकता। नहीं तो अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होता और अगर एग्ज़ाम हुआ होता पिछले साल, तो यहाँ पर भी केवल 2 चैप्टर पढ़ लेने से, 2 चैप्टर से क्वेश्चंस पढ़ लेने से आपका काम पूरा हो जाता। आपको बाकी कविताओं का प्रश्न उत्तर नहीं करना पड़ता, ये 10 नंबर का काम हो जाता। बाकी जो कविताएं हैं तुलसीदास के पद और कबीरदास के पद को छोड़कर, जैसे संध्या सुंदरी है, समय के ढेर पर, अवकाश वाली सभ्यता, हो गई है पीर परवस्सी, ये सब कविताएं हैं, तो इन सारी कविताओं को आपको छूना भी नहीं पड़ता लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, पूरा उड़ जाता। लेकिन हम लोग थोड़ा बदनसीब है, हाँ बदनसीब तो इस हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन वैसे तो बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि पूरा साल हम लोगों को मिला पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा समय मिला घर में पढ़ने के लिए। स्कूल बंद है, जहाँ स्कूल में आपका 6 घंटा 7 घंटा लग जाता था, वो 6-7 घंटा आप आराम से यूज कर सकते थे या कर सकते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो इस हिसाब से खुशनसीब ही हैं। और उसके ऊपर से सिलेबस भी रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। हाँ, और ऐसी बात नहीं है कि स्कूल नहीं खुला है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। सभी लोग कहीं ना कहीं पर ट्यूशन कर ही रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं ट्यूशन कर ही रहे हैं, तो आपके सर लोग आपको गाइड कर ही रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़े खुशनसीब हो कि बहुत कम पढ़कर आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। आपको कम पढ़ने को भी दिया गया है, सिलेबस कम कर दिया गया और समय बहुत ज़्यादा दे दिया गया आप लोगों को घर में पढ़ने का, तो खुशनसीब है इस हिसाब से। परंतु इस हिसाब से थोड़ा सा समस्या हो जा रहा है सजेस्ट करने में। ठीक है, तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 में जो खंड क आता है, खंड क में आपका कबीरदास से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है। तो कबीरदास से मैं यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दे रहा हूँ, लेकिन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक ही होगा। बस आप अपने सर लोगों से सीख लीजिएगा कि तीनों प्रश्नों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ इधर उधर कर देने से तीनों प्रश्नों का उत्तर एक होगा। आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करने होंगे अलग से, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है आंसर, लेकिन थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करना होगा आंसर में, लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। तो 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं कबीरदास के पद से, लेकिन वो एक ही प्रश्न है, तो बहुत बोझ नहीं है। पहला प्रश्न खंड क से कबीरदास के लिए, पठित पदों के आधार पर कबीर के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, गुरु प्रेम और जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। सुनाई दिया। तीसरा प्रश्न, कबीर एक महान समाज सुधारक थे, पठित अंशों के आधार पर उपरोक्त कथन की समीक्षा कीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर एक ही होंगे। ठीक है, तो खंड क से पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन देगा, कबीर के पद से ज़्यादा आने का चांस है, तो कबीर के पद से ये एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर का काम जहाँ तक उम्मीद है हो जाएगा। अब जो दूसरा सप्रसंग व्याख्या रहता है इसके साथ, वो जनरली होता क्या था कि तुलसीदास के पद, अगर नियम से होता तो तुलसीदास के पद से वो दिया जाता, तुलसीदास के पद से व्याख्या, लेकिन मतलब श्योर बताया नहीं जा सकता। तो फिर भी आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। खंड का पहला नंबर प्रश्न कबीरदास के पद लॉन्ग और दूसरा तुलसीदास के पद से व्याख्या। तो मैंने बताया अभी कि व्याख्या के लिए कोई पंक्ति देना
वो देने की ज़रूरत नहीं है। आप तुलसीदास के पद कविता को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका व्याख्या में भी काम आ जाएगा, इसके लिए भी काम हो जाएगा, MCQ ACQ का भी काम हो जाएगा। तो तुलसीदास के पद से आप व्याख्या कीजिएगा, ठीक है। तो व्याख्या के लिए हाँ ये गाइडलाइन मैं दे सकता हूँ कि पहले तो आप पूरा किताब पढ़ लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। और दूसरा कॉमन हो सकता है आपके लिए 2015 से लेकर 2020 तक SS एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं तुलसीदास के पद से व्याख्या मूलक, ठीक है, सप्रसंग व्याख्या वाला, उन प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिएगा, मतलब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो किताब आप चैप्टर आपको पढ़ना ही है और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा जो 2015 से लेकर 2020 तक एग्ज़ाम पेपर में जो सप्रसंग व्याख्या तुलसीदास से दिया गया है, ठीक है। अब अगर ऐसा सिस्टम रहा कि तुलसीदास के पद, ये तो दोनों सिलेबस में है आप लोगों का, अगर ये सिस्टम को फॉलो करें पेपर बनाने वाले तो आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन किसी एक खंड का करना है तो ये आपका हो जाएगा, इसी से ही हो जाएगा, आपको फिर और कविताओं का कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर का काम यही हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कबीरदास के पद लॉन्ग दिया और उसमें दूसरी कविता का सप्रसंग व्याख्या घुसा दिया गया उस खंड में, खंड का में, ऐसा भी कभी कभी हुआ है। तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ सपोर्टिंग क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ताकि आपका ना छूटे, ठीक है। तो वो है खंड ख में, जैसे खंड ख के लिए तैयारी कर लीजिएगा। खंड ख में अवकाश वाली सभ्यता पार्ट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है और एक ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो है अवकाश वाली सभ्यता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से दे सकता है, अवकाश वाली सभ्यता कविता में उठाई गई समस्या का वर्णन करें। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो इस चैप्टर से केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन खंड ख के लिए, और इसी खंड के लिए और एक कविता हो गई है पीर पर्वत सी, उससे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा। है यहाँ पर 2, लेकिन उसका उत्तर एक ही होगा, अथवा में है। हो गई है पीर पर्वत सी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए, अथवा हो गई है पीर पर्वत सी कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रश्न, मतलब दो नहीं, एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो हो गई है पीर पर्वत से एक लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हो गई है पीर पर्वत से व्याख्या मूलक प्रश्न आने की भी संभावना है। तो हो गई है पीर पर्वत से जो चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, खड़ी बोली में है, तो समस्या नहीं होगी। आप हो गई है पीर पर्वत सी कविता से कविता को, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसमें से कोई अगर सप्रसंग व्याख्या दे देगा तो आप कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, खंड ख के लिए अवकाश वाली सभ्यता से एक लॉन्ग क्वेश्चन, हो गई है पीर पर्वत सी कविता से एक लॉन्ग क्वेश्चन, और हो गई है पीर पर्वत सी कविता से आपका व्याख्या मूलक भी तैयार कीजिएगा। उसके बाद तीसरा संध्या सुंदरी कविता का केवल व्याख्या, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, संध्या सुंदरी कविता से केवल सप्रसंग व्याख्या के लिए तैयारी कीजिएगा। ये भी आप अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो व्याख्या तो आप खुद कर लीजिएगा, सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। हेल्प आपको मिलेगा 2015 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन पेपर है उसमें संध्या सुंदरी कविता से जो आया हुआ है, जो पंक्तियां दी गई थी उनको पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पद्यखंड भी हो गया। टोटल 10, 10, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के हुए, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, पार्ट ए में तीसरा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो मैंने वॉच करके हिंदी साहित्य के इतिहास में मैं बहुत ज़्यादा, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये 6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन 6 क्वेश्चंस में से ही आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से 4 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको करना पड़ता है, 4 प्रश्न दिए जाते हैं। तो मैं आपको 6 प्रश्न दे रहा हूँ, इसमें से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से,
द्विवेदी युगीन काव्य धारा की विशेषताओं की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, छायावाद युग की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न, प्रगतिवादी साहित्यकार के रूप में दिनकर के साहित्यिक अवदानों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न, मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं बताएं। पांचवा प्रश्न, प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के साहित्यिक अवदानों का उल्लेख कीजिए। छठवां प्रश्न, प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा करें। ये 6 प्रश्न हैं, इसको आंख मूंद कर आप कीजिए, इसमें से 2 आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा श्योर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है, मुझे जो लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है पार्ट ए में, उसमें आपका 4 नंबर क्वेश्चन में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है आपको। ध्यान से सुनिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है आपको। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न में क्या क्या रहेगा? एक रहेगा आपका रिपोर्टाज, जिसको रिपोर्ट कह सकते हो, ठीक है, रिपोर्टाज। दूसरा रहेगा पर्सनल लेटर। तीसरा रहेगा ऑफिशियल लेटर, ठीक। तो तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसान होगा जो पर्सनल लेटर आता है। तीन ये रहेंगे ही, रिपोर्टाज, पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर। आप लोग अगर पर्सनल लेटर को कीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा, वो आप लिख भी पाइएगा, ठीक है, आपको सुविधा होगी। तो ये 10 नंबर का होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो पार्ट ए में ग्रामर रहता है, व्याकरण रहता है, तो व्याकरण का तो पूरा फुल मार्क्स मिलता है अगर आप अच्छी तरह से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। तो व्याकरण का मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो व्याकरण है कैसे सॉल्व किया जाए, वो सारा कुछ मैं उस वीडियो में लोड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इन प्रश्नों के उत्तर आगे के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, हो सकता है गाइड में बहुत समय क्या होता है कि आपको याद करने में देर लगती है, गाइड की भाषा थोड़ी कठिन लगती है आपको, शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत समय याद नहीं कर पाते हैं आप लोग, या याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। तो मैं इन सारे प्रश्नों का, जो प्रश्नों को मैंने महत्वपूर्ण माना है इस एग्ज़ाम के लिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर को मैं आगे के वीडियो में मौखिक रूप से आपको बता दूंगा, और आप वीडियो पॉज करके उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिएगा। मैं एक एक प्रश्न का एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ है, उस प्रश्न का उत्तर कहाँ है। तो अच्छा ये होगा कि आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक एक करके मिलता जाएगा, और आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये किस लिए है, क्योंकि मेरा तो दूसरे भी सब्जेक्ट के लिए है वीडियो, और दूसरे क्लास के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जैसे ही किसी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो आया तो आप आराम से उसको वॉच करके लिख लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, आपको सुविधा होगी, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, बेस्ट ऑफ लक। और देखिए आपका एग्ज़ाम हो तो बढ़िया, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ना होना ये बहुत गड़बड़ी की बात है। तो भगवान से मनाइए, प्रे कीजिए कि आपका ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हो, नॉट ऑनलाइन या बैठे बैठे पास, ये नहीं, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हो। वो बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी सुविधा क्या है और असुविधा क्या है, ठीक है।